और हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान हैदराबाद में इस वक्त एमआईएम के हेड ऑफिस दारुस्सलाम में मौजूद हैं। अनीस, दारुस्सलाम का क्या कुछ मंजर है, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एमआईएम 2 सीटें अब तक जीत चुकी है। जी विशाल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। लगता है कि उसमें से 7 सीटें वो जीत जाएंगी। एक सीट जो राजेंद्र नगर की है वहाँ पर मजलिस को अभी तक सबकत हासिल नहीं हुई है, वहाँ पर टीआरएस जो है सबकत में है। तो कुल मिलाकर 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मजलिस जीत सकती है। अब तक 2 सीटों का जो है रुझानात आ चुके हैं, वहाँ पर मजलिस जीत चुकी है, इस किस्म की इत्तलात हैं। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दारुसलाम में काफी सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर सुन लेते हैं। आनंद शर्मा को पहले सुन लेते हैं, आपके पास आते लौट प्रदेश भी एक संदेश दिया है यहाँ के मतदाताओं ने, न केवल उन सरकारों के लिए जिन्होंने जन विरोधी नीतियां अपनाई थी, लोगों की भावनाओं का आदर नहीं किया था, सारा समय गलत प्रचार में, दुष्प्रचार में और विरोधियों को अपमानित करना और बदनाम करने में लगाया। एक युवाओं में की भी निराशा सामने आती है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी इन राज्यों में और पूरे देश के अंदर है। ये केवल राज्य के विषय नहीं थे, काफ़ी निराशा और नाराज़गी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वायदा खिलाफी के साथ है, जो उन्होंने झूठे वायदे करके लोगों को ठगा या धोखा दिया। तो कई कारण हैं इसका विश्लेषण होगा, पर अभी ये शुरुआत है। असली लड़ाई अभी बाकी है और वो लड़ाई देश की जनता कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस अध्यक्ष और अनीसुर रहमान हैदराबाद से दारुस्सलाम से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अनीस, आप बता रहे थे कि दारुस्सलाम में भी एक तरह से बहुत ज्यादा जश्न नहीं, लेकिन लोगों के चेहरे पर खुशी है। जी अबू, जो यहाँ पर जिस किस्म के अभी तक रुझानात आए हैं, ऐसा लग रहा है कि टीआरएस तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात स्वीप कर रही है, और जो दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है, उन्हें जो है भारी नुकसान होने का अंदेशा है। तो इन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक ऐसी पार्टी लगती है जो अपने जो 7 सीटें हैं वो रिटेन करती हुई नजर आती है, वो दोबारा हासिल कर रही है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ की आवाम ने इस किस्म का एंडोर्स किया है। उन लोगों को जो है, जो भी उन लोगों की ये भी कहा जा रहा था कि ये फ्रेंडली पार्टीज़ हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो इत्तेहाद है, उसको आवाम ने जो है एक किस्म का स्वीकार किया है, उसको एक मोहर लगाई है। बिल्कुल अनीस, लेकिन 2014 के मुकाबले में देखें तो एमआईएम की हालत बहुत पतली नजर आ रही है। एमआईएम का सवाल मैं बार बार आपसे इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आप खुद अनीस साहब के पास आते हैं। इस वक्त राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नतीजे आना शुरू हो गए हैं, बल्कि यहां पर कांग्रेस के खाते में पहली सीट गई और बीजेपी ने भी एक सीट जीत ली है। बीजेपी ने काफी पहले सीट जीती थी, कांग्रेस ने भी राजस्थान में खाता खोल लिया है। पहली सीट कांग्रेस ने राजस्थान में जीत ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी एक सीट जीत चुकी है और इसके अलावा कांग्रेस ने भी राजस्थान में एक सीट जीत ली है। अनीस, मेरा सवाल आपसे यही था कि 2014 के मुकाबले में 2018 में एमआईएम की हालत कुछ पतली नजर आ रही है, और अभी भी अगर तेलंगाना की टैली हम देख रहे हैं तो एमआईएम 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए रुझान में और 2 सीटें जीत चुकी है। अनीस जी देखिए अबू, ये हमेशा होता है कि जब जो पुराने शहर हैदराबाद की जो काउंटिंग होती है, तो ये आखिरी जो राउंड्स होते हैं वही फैसला कुन साबित होते हैं। तो कुछ उसी तरह का अभी यहाँ पर हालात वैसे ही हैं। अभी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं, ऐसा लगता है वो कभी ऊपर जा रहे हैं और मजलिस के जो कैंडिडेट्स हैं वो कभी बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ पर पुराने शहर हैदराबाद की जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसके पूरे जो नतायज हैं, ख़ासतौर पर जो मजलिस जिस पर जो मुकाबला कर रही है, वहाँ के वहाँ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो शायद
एक घंटे के बाद ही जो है वो क्लियरली मालूम हो जाए। अभी कुछ ऐलान यहाँ पर हो रहा है। ऐलान किया जा रहा है तो कि 33,000 वोटों की लीड से चल रहे हैं। तो एमआईएम के जैसा कि आप कंटेस्टेंट सुन में सकते कौन हैं आगे यहाँ पर चल रहा है या कौन शोर जीत तक पहुंच चुका है, उसका अनाउंसमेंट वहां पर एमआईएम के हेडक्वार्टर दारुसलाम में हो रहा है। अनीस, थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान से जिस सीट का हमने जिक्र किया था, अभी जीत का, कांग्रेस की पहली जीत राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूएंसी कमान में हुई है और इस कमान कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जाहिदा खान ने So yesterday they had confidence. Today they are blaming it on EVMs. You know, this is not fair and not correct. TRS enjoys the mandate of the people. They should learn and respect it in a democracy. Thank you. तो केसीआर की बेटी के कविता मीडिया से बात कर रही थी और वो अपनी, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी और शानदार जीत मिल रही है टीआरएस को, उस पर एक तरह से वो खुश नजर आ रही थी। विशाल, आप बता रहे थे कि एक सीट जो राजस्थान में कांग्रेस ने जीती हो मुस्लिम खातून उम्मीदवार के खाते में गई है। जी, ये पहली सीट जो जीत में टर्नओवर हुई कांग्रेस की, वो है जाहिदा खान, जो असेंबली हल्का कमान से है और ये भरतपुर जिले में पड़ता है। तो ये एक शुरुआत है। और इससे पहले आपको बता दें कि दो रिजल्ट जो आ गए हैं उनमें से एक है सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडवारा अबू से समराम ग्रेसिया का, जो बीजेपी से हैं। ये दो जीते हैं अभी वहां राजस्थान में। और विशाल, ये बड़ा दिलचस्प है देखिए, क्योंकि अगर इन 5 स्टेट की हम बात करें चुनाव की, तो इसमें महिलाओं को एक तरह से नजरअंदाज किया गया, लेकिन राजस्थान में भी सारी पार्टियों ने महिलाओं को नजरअंदाज किया। लेकिन देखिए, पहली महिला ही जीत के आई है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, अभी कांग्रेस पे अब ये दबाव बनने वाला है, बढ़ने वाला है कि वो खातून रिजर्वेशन को लेकर कुछ करे चुके। अभी राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा था तमाम उन स्टेट्स में जहां पे अभी कांग्रेस की हुकूमत है कि वो एक रिजोल्यूशन लाएं और खवातीन रिजर्वेशन को लेकर असेंबली में वो रिजोल्यूशन लाएं। बिल्कुल। अमिताभ नकवी जी, आपके पास मैं आ रहा हूं फिर से सवाल लेकर। अमिताभ जी, एक सवाल हैदराबाद के ताल्लुक से। तेलंगाना में जो है AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, MIM के बारे में कहा जाता है कि वो तो देश भर में, मुल्क भर में कई जगहों पर ये बातें होती हैं कि हम हर जगह इलेक्शन लड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हैदराबाद में या तेलंगाना में सिर्फ 7-8 सीटों तक सिमट कर रह जाती है, उससे ज्यादा वो कॉन्टेस्ट भी नहीं करती। इसकी वजह आप क्या देखते हैं अमिताभ जी? मुझे लगता है कि ओवैसी साहब का, उन दोनों बंधुओं का, छोटे ओवैसी और बड़े ओवैसी, उनका ज्यादा बड़ा यूएसपी जी उनकी तकरीर है। वो अच्छे तकरीर करने वाले हैं, अच्छे से पार्टी चला लें ऐसा नहीं लगता। वो कहीं भी चले। भाई, जब आप अपने गढ़ में चुनाव लड़ नहीं पा रहे सारी सीटों पर और आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ जाते हैं, और कुछ मुझे लगता है कि उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल हो रहा है। मैंने बिहार के इलेक्शन को नजदीक से देखा था, कवर किया था, जिसमें लालू और नीतीश का गठबंधन जीता था। तो बिहार का सीमांचल का वो इलाका जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वहां ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे। जी, मैंने वहां लोगों से जब बात की तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि भाई, ओवैसी की पार्टी को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट चला जाएगा। तो वहां से ओवैसी साहब के पार्टी के वो 6 उम्मीदवार थे, सबकी जमानत जब्त हो गई मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज में। उन्होंने कहा वोट देना है तो लालू को देंगे। जी, आप देखिए ना, तो मुझे लगा कुछ क्रेडेंशियल्स की भी प्रॉब्लम है, कुछ क्रेडिबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 119 तेलंगाना में, 119 में से आप एक दहाई तक भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपने 8 सीटें कॉन्टेस्ट की हैं तेलंगाना में। इसका क्या मतलब निकलता है? मैं इनके अब्बा हुजूर को जानता था जी, तब वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का दफ्तर उनके घर में होता था दिल्ली में। मैं निर्वाचन आयोग के बगल वाली उनकी कोठी थी, उसके बाद राजनाथ सिंह वहां। जी, तो वो हैदराबाद में राजनीति कर सकते हैं, उनको भी सच को स्वीकार करना चाहिए कि भाई, हमको हैदराबाद तक रहना है, इसी जिले में अपना जो कुछ खेल काटा हो जाए उतना ठीक है। बाकी मैंने कहा, उनकी ब्रांडिंग, उनकी तकरीर है, वो अच्छे भीड़ जुटाने वाले वक्ता हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ कामयाबी मिली है उन्हें। टेलीविजन एमआईएम को महाराष्ट्र में कुछ कामयाबी मिली है, महाराष्ट्र में कामयाबी मिली है एमआईएम को। अरे भाई अबू जी, 1-2 सीट कहीं जीत लेने से आप हिंदुस्तान के 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमानों के रहनुमा नहीं हो जाएंगे ना। जी हाँ, आप इस बात को सोचिए ना। मान लीजिए इक्का दुक्का सीट कहीं उम्मीदवार भी जीत लेता है अपने बल पर,
चलिए ठीक इस है। बात को भी अमिताभ देखिए। जी, विशाल आजम बोल रहा हूं। अबू और विशाल आजम दोनों हैं आज स्टूडियो में। ओ जी जी विशाल जी, देखिए तेलंगाना पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं तेलंगाना से बहुत फेमिलियर नहीं, जी हाँ, लेकिन मैंने चंद्रशेखर राव का संघर्ष देखा है पृथक राज्य के लिए, सेपरेट स्टेट के लिए। मैंने पार्लियामेंट में उनका जुझारूपन देखा है। वो गुलाबी पटका डालकर जी बार बार बेल में आ जाना, संघर्ष करना, लड़ना। तो मैं इस इंप्रेशन में शुरू से था इस चुनाव में कि तेलंगाना में स्वाभाविक तौर पर वहां की जनता की पहली पसंद अभी भी चंद्रशेखर राव ही होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी ने संघर्ष किया है भाई, उस राज्य के निर्माण में उनकी भूमिका है। और दूसरी बात, बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में नहीं चल सकते। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के गठन के विरोध में थे, आंध्र के विभाजन के। तो स्वाभाविक है, ऐसा मुझे लगता है। और वही परसेप्शन मुझे जनता में दिख भी रहा है नतीजों से। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, मतलब जैसे होता ना कि दुलार आ जाए, जी हाँ, इश्क हो जाए नेता से, वैसी स्थिति चंद्रशेखर राव के साथ हुई। इतनी बड़ी जीत तो इन 5 राज्यों में किसी को नहीं। इसलिए शायद मुझे लगता है कि जनता मानती है कि भाई इस आदमी ने, इसकी पार्टी ने हमारे राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया, तो उसका इनाम इसको मिलना चाहिए। जी विशाल। अब इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, प्रिया शर्मा, जो बीजेपी यूथ विंग की लीडर हैं। प्रिया शर्मा जी, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, लेकिन पहले अबू जरा अनीस के पास चलते हैं। बिल्कुल, अनीस और रहमान